गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था। आज हम उसी लेसन नंबर 7 को एक बार रिवाइज कर रहे हैं और आगे का पार्ट फिर से हमारा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पार्ट कवर कर लिया है वो है कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन। साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, फीचर्स देखे थे, जिसके 13 पॉइंट्स थे और एनी 8 पॉइंट्स आप लोगों को लर्न करना थे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। कंपनी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद में हमारा जो पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के कितने प्रकार होते हैं या कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपनी की मेनली 3 कैटेगरीज देखी थी। कंपनी को जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो है 3 कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, और नेक्स्ट पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ में सब कैटेगरीज थी, जिसमें फर्स्ट था लिमिटेड और सेकंड था अनलिमिटेड। और लिमिटेड की भी यहाँ पर 2 कैटेगरीज थी, जिसमें था लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। सेकंड नंबर पे जो हमारा पॉइंट है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स में भी 2 कैटेगरीज थी, सब कैटेगरीज थी, जिसमें एक है प्राइवेट कंपनीज और सेकंड था पब्लिक कंपनी। और यहाँ प्राइवेट की भी 2 सब पार्ट्स है, जिसमें है जनरल प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। लास्ट नंबर पे जो इसकी कैटेगरी आती है कंपनी की वो थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसमें फर्स्ट कंपनी है स्मॉल कंपनी और सेकंड कंपनी है लार्ज कंपनी। इस तरह से हमने इस पूरे चार्ट को समझा और यहाँ पे इन चार्ट्स को डिटेल वाइज किया। पूरी हेडिंग्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में समझा था। इसको चार्ट को समझने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की स्थापना या कंपनी का एक स्थापना का कार्य जो रहता है, कंपनी की जो एक ओपनिंग प्रोसेस रहती है वो किस तरह से होती है। इसके 6 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो था मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिधान जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्या होता है। आगे हम लोगों ने इसके बाद में पढ़ा था इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो मेनली इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। जिस तरह से कंपनी की पार्टनरशिप की जो मेन डीड होती है, पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप का मेन डॉक्यूमेंट होता है, उसी तरह से कंपनी की प्रोसेस को फॉलो करने के टाइम पे ही हमारे स्टार्टिंग में ये 3 मेन डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की ए टू लेके जेड तक सारे डिटेल्स को लिखा जाता है। कंपनी की ड्यूटीज़ लिखी जाती है, कंपनी की क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, उनका अपने लोगों से, बाहर के लोगों से क्या रिलेशन रहेगा, कंपनी अपने रिलेशन को किस तरह से मेंटेन करेगी आउटसाइड एरिया में, कंपनी का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस तरह से रहेगा, साथ ही साथ में कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में समझा था। सेकंड नंबर पे जो हमारा पॉइंट था वो था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो एसोसिएशन होता है या एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को लिखा जाता है, लेकिन वो जो रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं वो इंटरनल डिपार्टमेंट के होते हैं। इंटरनल प्रोसेस, आंतरिक क्रिया आपकी कंपनी की क्या होगी, आपका बिजनेस किस तरह से किया जाएगा, मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, साथ ही साथ में कंपनी में किस व्यक्ति के ऊपर कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी लाइबिलिटीज़ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनका वर्किंग परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगा, कंपनी की सारी इंटरनल प्रोसेस हम लोग इस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में बोलते हैं पार्षद अंतर्नियम। और जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, अंतर्नियम यानी इंटरनल प्रोसेस को जहाँ पर हम लोग शो करें, जिस डॉक्यूमेंट में हम इंटरनल प्रोसेस को, आंतरिक क्रियाओं को लिखते हैं, वो हमारा क्या रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड नंबर पे इसमें जो पॉइंट था वो था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बारे में भी हम लोगों ने समझा था कि प्रोस्पेक्टस जो रहता है वो प्राइवेट कंपनी की तरफ से इशू ना होते हुए गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है, जिसमें वो अपने शेयर्स का इंफॉर्मेशन सामने वाली पब्लिक को देते हैं और सामने वाली पब्लिक को वो अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए इन्वाइट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन देखी थी। साथ ही साथ में हम लोगों ने अब देखा था शेयर्स। तो शेयर क्या होते हैं, तो कंपनी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल रहती है, कंपनी में जितना भी पैसा हम लोग लगाते हैं, कंपनी की जो शेयर कैपिटल रहती है
उसी शेयर कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वही स्मॉल यूनिट्स जो हमारी रहती हैं वो कहलाती हैं शेयर में, वही स्मॉल यूनिट हमारी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये हमारी कहलाती हैं शेयर। आगे हम लोगों ने देखा था शेयर्स के बाद में शेयर को हम लोग किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर्स की जो कैटेगरीज रहती है, मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और सेकंड होता है प्रेफरेंशियल शेयर। शेयर्स को कैटेगरीज में डिवाइड करने के टाइम पे या शेयर की टाइप्स को डिवाइड करने के टाइम पे हम लोगों ने इसके पहले इसका जो एक पॉइंट समझा था वो था नेचर ऑफ शेयर। कंपनी में जो शेयर्स यूज़ किए जाते हैं उनका नेचर क्या होता है, कंपनी के शेयर्स किस तरह से होते हैं, उनकी प्रकृति या उनका स्वभाव क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। साथ ही में कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको हम लोगों ने समझा, तो वो था एक फर्स्ट पॉइंट था हमारा इक्विटी शेयर, जिसको हम लोग समता अंश भी हिंदी में कहते हैं या सामान्य अंश कहते हैं, और सेकंड था प्रेफरेंशियल शेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के बीच में यहाँ पे डिफरेंस दिए हुए थे, अंतर दिए हुए थे। बुक में 8 पॉइंट्स दिए थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको एनी 5 पॉइंट्स अपनी कॉपी में लर्न करके कंप्लीट करना है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के डिफरेंस को समझने के बाद में हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, जिसके इक्विटी शेयर की तो कोई कैटेगरीज नहीं होती है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और इन कैटेगरीज के लिए मैंने आपको कहा था कि इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर को देखने के बाद में हम लोगों ने हमारी कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो कैपिटल हम लोग हमारी कंपनी में यूज़ करते हैं, उस कैपिटल के बारे में जाना। तो जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कंपनी में कितने तरह के कैपिटल का यूज़ हम करते हैं और कैपिटल को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो था वो है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकृत पूंजी। अब ऑथराइज्ड कैपिटल के डिफरेंट टाइप से सेकंड नंबर पे होता है, इस ऑथराइज कैपिटल को ही हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे था हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद में हम लोगों ने देखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। इस तरह से यहाँ पे ये पूरे 7 पॉइंट्स हमारे कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो हम लोग पूंजी यूज़ करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल का, वो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज को समझा। यही कैपिटल का हमें यहाँ पे एक चार्ट के बेसिस पर फिर से परफॉर्म किया हुआ है कि चार्ट के थ्रू कौन सी कैपिटल किस कैटेगरी में डिवाइड होती है। आगे यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ था ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में डिफरेंस दिए हुए हैं। 6 पॉइंट्स थे, इन्हीं 4 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस है। 6 पॉइंट थे, 4 पॉइंट आप लोगों को करना है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में भी यहाँ पे आप लोगों को 5 पॉइंट 6 पॉइंट दिए हुए हैं, एनी 2 और 3 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। फिर यहाँ पे था डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो शेयर्स को भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, अंश क्या होते हैं, और स्टॉक को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो शेयर और स्टॉक्स में एनी 4 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है और अपनी कॉपी में वर्क करना है। सेकंड नंबर पे जो हमारा था नेक्स्ट जो था वो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे कंपनी के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कंपलसरी होते हैं, या कंपनी की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जिनकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और ये कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हमें करना महत्वपूर्ण होता है या ज़रूरी होता है, तो वो यहाँ पे कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में हमारे पास में क्या क्या है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं उनके लिए हमें उनका प्रिंट करवाना या उनकी रजिस्ट्री करवाने के लिए हमें ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे देने पड़ते हैं। आगे दिया हुआ है फीस पेड अप टू ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसकी फीस हमें पेड अप करना पड़ती है। कंसल्टेंसी फीस रहती है। अगर हमने कंपनी के लिए कोई असेट्स परचेज करी हैं जो हमारे बिजनेस की मेन रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो वो असेट्स का परचेसिंग अमाउंट जो रहेगा वो भी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में ही काउंट होगा। फिर आगे दिया हुआ है कमीशन पेड टू ब्रोकर फॉर सब्सक्राइब्ड ऑफ शेयर। ऐसे लोगों को कमीशन देना, ऐसे ब्रोकर्स को कमीशन भी हमें देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ती है, दलाली देनी पड़ती है, जो हमारे शेयर्स को सोल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं, या जो शेयर्स को हमारे शेयर्स को पब्लिक में लॉन्च करवाने में हमें सपोर्ट करते हैं।
तो वो चीज़ भी हमें कंपलसरी एक्सपेंसेस में काउंट होती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती हैं, तो यहाँ पर हमें उनका भी कमीशन ब्रोकरेज के बेसिस पर देना पड़ता है। आगे हम लोगों ने देखा था इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं उनको हम किस तरह से इशू करते हैं और उन्हें अलॉट किस तरह से करते हैं। तो इसमें था पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है सेल ऑफ शेयर इन कैश इशूड बाय पर्सनल सेल। फिर सेकंड नंबर पे दिया हुआ है सेल ऑफ शेयर इन कैश बाय वे ऑफ पब्लिक इशू। और थर्ड नंबर पे दिया हुआ है इशू ऑफ शेयर ऑफ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब यहाँ पे हम लोग जब डायरेक्टली अपने शेयर्स को सेल करते हैं कैश में, सेकंड नंबर की ऑप्शन रहती है कि डायरेक्ट ना करते हुए हम पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट बेसिस पर करेंगे। और जब हमारा थर्ड नंबर पे पॉइंट है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब जब हमने कैश और इसके बीच में कुछ डिस्काउंट कर दिया है, हमने कुछ कंसिडर किया है, तो वो अमाउंट रहती है। इन सबको पढ़ने के बाद में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। पब्लिक में मतलब जनता में हम अपने शेयर का निर्गमन किस तरह से करते हैं, इशू एंड किस तरह से हम अपने शेयर्स को पब्लिक में लॉन्च करते हैं, तो वो आज पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक निर्गमन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, मतलब जब हमारे शेयर्स पब्लिक में हम लोग फ्रीली लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण का निर्गमन। जब भी सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स को पब्लिक में प्रमोट करना है, ट्रांसफ़र करना है या पब्लिक में लॉन्च करना है, तो वो अपने शेयर्स को प्रोस्पेक्टस के थ्रू मार्केट में एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर देती है। मतलब कंपनी अपने उस कंपनी के नाम से एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, प्रविवरण निकालती है, एक नोटिस निकालती है जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशंस के साथ ही साथ में डिटेल लिखी रहती है कंपनी के शेयर्स की, कि कंपनी के शेयर्स किस तरह के हैं, प्रेफरेंशियल है, इक्विटी है, उनकी रेंज कितनी है, कंपनी को किस किस तरह से अपना पैसा लेना है, या गवर्नमेंट की तरफ से जब प्रोस्पेक्टस के थ्रू गवर्नमेंट अपना शेयर्स को लॉन्च करती है तो किस तरह से वो पब्लिक से अपना पैसा रिक्वायरमेंट करेगी, पब्लिक से अपना पैसा लेती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू हमें पब्लिक में लॉन्च करना रहती है। सब सेकंड नंबर पे रहता है एप्लीकेशन। फर्स्ट नंबर पे जब हमारा प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम लोग अपने शेयर्स को इशू करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, पब्लिक कंपनी की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में जब हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से अपना ये प्रोस्पेक्टस देने के बाद में जब हम लोग जनता में ये चीज़ शो कर देते हैं, पब्लिक में ये मैसेज दे देते हो, जब पब्लिक हमारी इश्यूज़ को परचेज करने के लिए रेडी हो जाती है, शेयर्स को परचेज करने के लिए रेडी हो जाती है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन वो होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं आवेदन। एप्लीकेशन आप सभी को पता है एप्लीकेशन क्या होती है। तो एप्लीकेशन किसी भी चीज़ के लिए एक रिक्वेस्ट करना होती है, एक आवेदन होता है जिसमें कंपनी अपनी तरफ से जारी किए जाने वाले अंशों के ऊपर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करवाती है। मतलब यहाँ पर पब्लिक को अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है जिसमें वो अपने नाम के साथ में कंपनी के कितने शेयर्स को परचेज करना चाहता है ये वो उस एप्लीकेशन में देता है, या एक तरफ से डिमांडिंग रहती है कि हमें इतने शेयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा होता है एप्लीकेशन। आगे रहता है अलॉटमेंट टू शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब हमारा प्रोस्पेक्टस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्रोस्पेक्टस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एप्लीकेशन को मान लिया जाता है। किसी भी कंपनी की पास में एप्लीकेशन आ जाती है, डिमांड आ जाती है, तो उन एप्लीकेशन को देखने के बाद में हम लोग उनका मिनिमम 25% हम लोग जनता में अलॉट करते हैं। मतलब पब्लिक ने कितना रिक्वायरमेंट किया, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग शेयर्स को गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक में लॉन्च किया जाता है। मतलब शेयर्स का आवंटन किया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवंटन करना और इंग्लिश में बोलते हैं अलॉटमेंट करना। तो पब्लिक में ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। अब ये अलॉटमेंट जो रहते हैं वो SEBI की तरफ से इशूड किए जाते हैं। इन अलॉटमेंट की जो प्रोसेस रहती है, मतलब इसमें मिनिमम आपको अमाउंट कितनी पे करनी है, मैक्सिमम कितनी करनी है, आपको जो अलॉटमेंट का लेटर है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक कंपनी की तरफ से 30 डेज में रिसीव्ड हो जाता है। 30 डेज में वो लेटर इशू होने के बाद में आप लोग अपने उन शेयर्स को विद इन 30 डेज में रिकवर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज और विद इन द टाइम पीरियड डिसाइडेड बाय SEBI ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड द एप्लीकेशन हैज टू रिटर्न विद इन 15 डेज।
मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी एक की तरफ से ये प्रोविज़न निकाला गया है कि अलॉटमेंट के टाइम तक अगर आप 30 डेज तक अपना पैसा नहीं देते हो और 15 डेज में अगर आपने ये चीज़ रिटर्न नहीं करी, 15 to 30 डेज में अगर आप ये रिटर्न नहीं कर पाते हो तो आपके शेयर्स को रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, या उसके ऊपर कुछ पेनल्टी आपकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक कंपनी की तरफ से काउंट हो जाती है। तो इस तरह से अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। मतलब कंपनी यहाँ पे जब अपने शेयर्स के लिए डिमांड करती है, यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी डिमांड द अलॉटमेंट मनी अंडर द टर्म्स ऑफ इशू। मतलब कंपनी अपने शेयर्स को जब आवंटित करती है तो आवंटन के टाइम पे वो अपने कंपनी के लिए अमाउंट का रिक्वायरमेंट करती है। कंपनी अपनी तरफ अपनी अमाउंट को रिसीव करने के लिए एक मैसेज देती है, ये एक्सेप्ट ऑफ द सरप्लस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। और ये जो अमाउंट रहती है यहाँ पर डिफॉल्टर्स को छोड़ के कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स रहते हैं वो इस अमाउंट को कंपनी जब जब मांगती है, उनसे पैसा मांगती है, अलॉटमेंट का जब जब पैसा मांगती है, मैसेज देती है, तब तब डिफॉल्टर्स को छोड़ के ये पब्लिक की तरफ से उस अमाउंट को पूरा पे कर दिया जाता है। आगे दिया हुआ है कॉल्स ऑन शेयर। कॉल्स ऑन शेयर यानी होता है, कॉल्स ऑन शेयर को हिंदी में बोलते हैं अंशों पर याचनाएं। अब अंशों पर याचनाएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि कंपनी सबसे पहले अपना पैसा मांगेगी एप्लीकेशन का, सेकंड नंबर पर रहता है अलॉटमेंट का, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा लेने के बाद में कंपनी अपने शेयर्स की रिमेनिंग अमाउंट को टुकड़ों टुकड़ों में लेती है। फर्स्ट कॉल यानी आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, सेकंड कॉल तो सेकंड अमाउंट देनी है, थर्ड कॉल तो थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी है। इस तरह से कंपनी अपनी शेयर्स के वैल्यू को कॉल्स में डिवाइड कर लेती है, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देती है कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप टुकड़ों टुकड़ों में उनको देना है जब जब कंपनी आपसे पूछती है या कहती है। तो इस तरह से कॉल्स इन शेयर होता है या कॉल्स ऑन शेयर होता है। आगे हम लोगों को दिया हुआ है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट तो मतलब अंश प्रमाण पत्र। शेयर सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जब कंपनी अपनी तरफ से सारे शेयर्स को अलॉट कर देती है और कंपनी के पास में पूरे अमाउंट रिसीव्ड हो जाती है। कंपनी के पास में उस शेयर की पूरी वैल्यू जब रिसीव्ड हो जाती है तो कंपनी शेयर होल्डर को अपनी कंपनी के नाम से, रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से अपनी सील लगाकर उन शेयर होल्डर्स को वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है, एक शेयर का सर्टिफिकेट परचेज करने का देती है जिससे शेयर उस सामने वाले पार्टी ने परचेज करे हैं। तो ये एक शेयर सर्टिफिकेट होता है जो शेयर होल्डर को कंपनी के शेयर्स को इशू करने के बाद में दिया जाता है, और ये कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट ही होता है जो शेयर होल्डर के पास में एक प्रूफ होता है उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने का। इस तरह से हम लोगों ने शेयर्स का अलॉटमेंट का प्रोसेस देखा। आगे है इशू ऑफ शेयर ऑन द टर्म्स ऑफ प्राइस। ऑन द टर्म्स ऑफ प्राइस यानी कंपनी के शेयर किस तरह से होते हैं और उनको हम लोग पर शेयर में किस तरह से डिवाइड करते हैं या शेयर कैपिटल में हमें किस तरह से उसको डिवाइड करना होता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ तक का तो पार्ट हम लोगों का हो गया। अब ये वाले लेसन से, इस वाले पार्ट से हमारा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल पार्ट। अब अभी तक हम लोग जिस तरह से पार्टनरशिप में हम लोगों ने सब जगह पे अकाउंट मेंटेन करे कि हमें अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, अलग अलग अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं। लेकिन अब इस वाले लेसन में हमें अकाउंट प्रिपेयर नहीं करने हैं। कंपनी अकाउंट में हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी हैं, ध्यान से आप सभी देखिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि जब भी हम लोग कंपनी के शेयर्स को इशू करवाते हैं, कंपनी के शेयर को हम लोग अलॉट करते हैं, मतलब कंपनी अपने जब भी शेयर्स को इशू करती है, खरीदती है या सामने वाली पब्लिक को बेचती है, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो जर्नल बेस्ड होता है। कंपनी अपने रिकॉर्ड को एक जर्नल बेस करती है और वो जर्नल एंट्री में हमारे पास में किस तरह से क्या क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑन इशू एट पर। इशू एट पर मतलब हमने जब अपने कंपनी के शेयर्स को सेम अमाउंट पर सोल्ड किया है। 10 रुपये का अगर हमारा शेयर है और 10 रुपये पर ही हम गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक कंपनी अपनी शेयर्स को 10 रुपये में ही सेल कर रही है, मतलब कंपनी ने वो शेयर भी 10 रुपये में ही परचेज करा और पब्लिक में भी वो 10 रुपये में ही उस शेयर को अलॉट कर रही है। तो इस सिचुएशन को हम लोग करेंगे इशू एट पार। मतलब इशू एट पार मतलब यहाँ पर कंपनी ने न तो आपसे प्रॉफिट लिया
नो लॉस लिया, कंपनी ने जितने में शेयर परचेज करे उतने में ही वो इशू कर रही है, इतने में ही अलॉट कर रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन द अमाउंट ऑफ शेयर इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑन इशू एट पर। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स ओपन सेपरेटली, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो सेपरेटली ओपन हो जाएंगे। और जर्नल क्या बनेगी, तो फर्स्ट नंबर पे हमारी जर्नल एंट्री होंगी ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी मतलब आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, जब हमारे पास में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है, एप्लीकेशन मनी यानी जब हम सबसे पहली प्रोसेस करते हैं प्रोस्पेक्टस की, मतलब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख के कितने लोग हमारे पास में एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं और जितनी एप्लीकेशन हमारे पास में रिसीव्ड होगी तो ये वही रहती है एप्लीकेशन मनी रिसीव व्हेन ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। तो हमारी जर्नल क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और हम लोग इसका नरेशन पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड नंबर पर रहता है ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी प्राप्त होने पर, आवेदन की अंश पूंजी प्राप्त होने पर। तो इसकी जस्ट अपोजिट बन जाएगी, जहां आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है वहीं शेयर एप्लीकेशन को जहां आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है, यहाँ शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को रिसीव करवा रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारी एंट्री है मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर या आवंटन की राशि लेने पर। तो आवंटन की राशि के समय हमें जो एप्लीकेशन जर्नल पास करनी रहती है वो रहेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यानी अलॉटमेंट की अमाउंट आएगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। सेकंड नंबर पे दिया हुआ ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, तो यहाँ पर मतलब जब हमारे पास में आवंटन की राशि प्राप्त हो गई है, यहाँ पे अभी हम आवंटन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारी अमाउंट अभी ड्यू है, हमें नहीं पता कि अलॉटमेंट में से कितना पैसा हमारे पास रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है और ये अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री है। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री में हमारे पास में जो जर्नल बनेगी उसमें क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड नंबर पे नेक्स्ट नंबर पे हमारा दिया हुआ है मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कॉल की जब अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जब रिसीव्ड हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस जर्नल एंट्रीज को अगर हम लोग बहुत शॉर्टली अगर समझें तो आपको जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है, सबसे पहले आपके पास में रिसीव्ड होगी अमाउंट एप्लीकेशन की और फिर वो ड्यू होगी, इसलिए पहले हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और फिर बाद में रिसीव्ड की एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट में जब ट्रांजेक्शन आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद में जब आप अलॉटमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हो, एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना रहती है, तो उसमें अलॉटमेंट के टाइम पे हमेशा पहले आपकी जो एंट्री बनेगी वो रहेगी ड्यू की, फिर रहेगी रिसीव की। तो ड्यू की सिचुएशन में अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, और रिसीव की सिचुएशन में आपके पास में पैसा आ गया तो वो पैसा हमारा कहाँ डिपॉजिट होगा, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि पैसा आया किससे है, अलॉटमेंट से है। तो सिर्फ फर्स्ट नंबर की एंट्री आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करनी है, बाकी इन दोनों की अपोजिट एंट्री ही हमारी सब फाइनल कॉल तक चलेगी। मतलब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू। यहाँ पर जो एंट्री रहेगी सिर्फ स्टार्टिंग में आपकी पहली अमाउंट जो रहेगी, जो पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की, वो रिसीव्ड की रहेगी और फिर अमाउंट उसकी डिपॉजिट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग कैपिटल में। लेकिन उसके बाद से अलॉटमेंट की जितनी भी अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की जो एंट्रियाँ आप लोग बनाएंगे उसमें पहली एंट्री हमेशा ड्यू की रहेगी, नेक्स्ट एंट्री रिसीव की रहेगी। सेम सिचुएशन, पहली ड्यू की रहेगी, फिर रिसीव की रहेगी, फिर ड्यू की रहेगी, फिर रिसीव की रहेगी। तो इस तरह से हमें ये जर्नल एंट्री के बेसिस पे हमारे एग्जाम क्वेश्चंस को करना है। कंपनी अकाउंट में आप लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं वो जर्नल एंट्री के रहेंगे। तो इस जर्नल एंट्री को आप सभी स्टूडेंट पहले लर्न करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छी से जब ये जर्नल एंट्री लर्न हो पाएगी तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
इसलिए आप लोग आज जो अपना वर्क कंप्लीट करोगे वीडियो देखने के बाद में, वो यहाँ पे अलॉटमेंट और रिसीव इशू ऑफ शेयर का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था वो तो आप लोगों को करना ही है, उसके तो शॉर्ट नोट आप लोगों को प्रिपेयर करना ही है। साथ ही साथ में आप लोगों को जो आज वर्क रहेगा इम्पॉर्टेंट वो है इन जर्नल एंट्रीज को लर्न करना। यहाँ पे ये 8 जर्नल एंट्रियाँ बनी हुई है, इन 8 जर्नल एंट्रीज को आप सभी स्टूडेंट लर्न करेंगे और अपने वर्क को, अपनी इस जर्नल एंट्रीज को आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। इन जर्नल एंट्रीज को नोट डाउन करने के बाद में हम लोग हमारे कल से जो हमारा नेक्स्ट वर्क रहेगा, स्टार्ट रहेगा, वो रहेगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। लेकिन उस एग्जाम्पल को आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप लोग पहले इन जर्नल एंट्रीज को कवर करेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट इन जर्नल एंट्रीज को आज लर्न करें और लर्न करने के बाद अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करें। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझसे आज स्कूल टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।